हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अप्रोच हब। आज के इस सेशन से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सामान्य दिन के ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, तो बिना देरी किए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, और बता दें कि हमने प्रयास किया है कि बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक फैक्ट दे सकूं, और इसके लिए हमने वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन को कंपाइल किया है। चलिए, पहला पॉइंट हमारा बिहार से संबंधित है। बिहार की कुल आबादी 10 करोड़ 38 लाख है। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है, और क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस यानी जनगणना होती है, तो 2021 की जनगणना अभी चल रही है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ी बाधित हुई थी। जैसा ही नया आंकड़ा आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। पूरे बिहार की जो साक्षरता दर है वो 63.82% है, यानी कि 63% से ज़्यादा है, जिसमें से मेल की साक्षरता 73% से ज़्यादा है और फीमेल की साक्षरता 53% से ज़्यादा है। कृषि योग्य भूमि की बात करें पूरे बिहार में तो लगभग 60% है। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से 80% क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, जिसमें से कृषि योग्य भूमि की अगर बात की जाए तो लगभग 60% कृषि योग्य भूमि हमारे बिहार में है। इसके अलावा मतलब बिहार में जितनी भी भूमि है उसके 60% पर खेती होती है। इसके अलावा संपूर्ण देश के सापेक्ष जो हमारे बिहार में भूमि है वो है 2.86%। अब इसको इस तरह से समझेंगे कि पूरे भारत की जो क्षेत्रफल है वो है लगभग बत्तीस लाख 87,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पूरे देश का क्षेत्रफल है, और जब हम इसका 2.86% निकालेंगे तो ये हमारे बिहार का क्षेत्रफल होगा। इसके अलावा लिंगानुपात, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कृषि के क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के बारे में भी, और संपूर्ण देश के क्षेत्रफल के सापेक्ष हमारा बिहार का जो क्षेत्रफल है, भूमि का क्षेत्रफल, वो भी पूछा जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो लिंगानुपात बोलते हैं कि 1000 मेल के सापेक्ष फीमेल की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात बोला जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे कम मुंगेर का लिंगानुपात है। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर का है और सबसे कम जनघनत्व कैमूर का है। देखिए, जनघनत्व बोलते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसको जनघनत्व कहा जाता है, और ऐसे में शिवहर जिला का जो जनघनत्व है सर्वाधिक है और सबसे कम है कैमूर जिला का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है आपको याद रखना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर होता है, जिसमें से हमारी जो लंबाई होती है भारत की वो 3214 किलोमीटर की होती है, और जो चौड़ाई है वो है 2933। आगे याद रखिए, अगला पॉइंट हमारा है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। जिस जगह पर इसका जन्म हुआ उनको पटना साहिब के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनके पिताजी जो थे उनका नाम था तेग बहादुर, जो सिख के 9वें गुरु थे। बता दें, सिख के कुल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से इसके पिताजी 9वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह खुद 10वें गुरु थे। इसके बाद कोई गुरु सिख में नहीं हुआ। इनके पिता की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि इनकी पिता की हत्या हुई। जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, इन्होंने इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था, तो इन्होंने मना कर दिया था, जिस वजह से उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। जब इनकी हत्या हुई तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में, और ये एक संगठित सेना था। खालसा पंथ क्या था? एक संगठित सेना था, और जो
जो इस सेना में होता था उनके लिए, जो इस सेना में होते थे उनके लिए गुरु गोविंद सिंह ने पांच प्रकार के का कार्य शुरू किया था, जिसमें से केस था, कंघा था, कृपान था, कच्छा था और कड़ा था। ये पहनना पड़ता था उनको, तभी वो खालसा पंथ के सदस्य हो सकते थे। इसके अलावे गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी, और इससे पहले गुरु गोविंद सिंह की जो माँ थी उनका नाम था माता गुजरी। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में किया था। देखिए, यूं तो गुरु गोविंद सिंह से पहले सिख धर्म की जो स्थापना की थी गुरु नानक देव ने की थी, लेकिन जो आधुनिक सिख धर्म है उसकी स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने 3 शादियां की थी, 3 बीवियां थी इनकी, जिसमें से माता जीतो से सर्वाधिक ये प्रभावित थे। इनके 2 बेटे हुए, माता जीतो के 2 बेटे हुए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को इन्हीं दोनों बालकों के नाम पर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसी साल से 2022 से हम लोग पहली बार वीर बाल दिवस को मनाए हैं 26 दिसंबर को। और ये जो बच्चे थे ये वीर इसलिए इसको वीर कहा जाता है क्योंकि एक तो छोटे बच्चे थे, इनको मुगलों ने मरवा दिया था गुरु गोविंद सिंह के सामने, है ना। तो बड़ी बात होती है। ऐसे में इस बच्चों को वीर बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो जाती है, इनके पिता की भी हत्या हुई थी मुगलों के द्वारा, और गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या 1707 ईस्वी में हो जाती है। देखिए, एक नदी है गोदावरी नदी, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे किस नदी के तट पर हुआ था, तो गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। एक जगह है नांदेड़ में अफगानी डाकू थे, है ना, अफगानी डाकू थे जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। देखिए, अफगानी डाकू का नाम था जमशेद खान और वासिल बेग। जमशेद खान और वासिल बेग, ये दोनों अफगानी डाकू थे, जमशेद खान और वासिल बेग। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो इस पॉइंट से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे स्पोर्ट्स से संबंधित है ओलंपिक गेम्स। देखिए, 2022 का जो ओलंपिक गेम हुआ था वो क्रम से 24वां ओलंपिक गेम था, जो कि शीतकालीन था। देखिए, ओलंपिक गेम 2 होते हैं, एक समर वाले होते हैं और एक विंटर वाले होते हैं। तो ये विंटर वाला था जो क्रम से 24वां ओलंपिक गेम था। 2022 में इसका आयोजन चीन के बीजिंग में हुआ था। देखिए, कोई भी ओलंपिक गेम हो या कोई भी राष्ट्रमंडल खेल हो या जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, उनके लिए एक स्मृति चिन्ह रखा जाता है जिसको शुभंकर या मैस्कॉट कहते हैं। और जहाँ पे ये गेम हो रहा है वहाँ की जीव जंतु को ये डेडिकेट किया जाता है। जैसे कि 2022 का जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक गेम हुआ था, इसमें वहाँ का जो मैस्कॉट था वो था बिंग ड्वेन। देखिए, यहाँ पर बिंग का मतलब है वहाँ का जो पांडा है, पांडा हम जानते हैं पांडा क्या होता है, जो पोलर बियर टाइप से होता है, जो बर्फ पे रहता है पांडा। तो उस पांडे को वहाँ पे बिंग बोलते हैं। और ड्वेन का मतलब होता है मुस्कुराकर चलना। तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग होगा, अ स्माइलिंग पांडा वॉकिंग विथ अ चाइनीज लैंटर्न, मतलब कि रोशनी के साथ चलता हुआ, मुस्कुराकर चलता हुआ पांडा। तो हमें शुभंकर भी याद रखना है। सबसे पहली बात तो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? शीतकालीन ओलंपिक हुआ था चीन के बीजिंग के अंदर। और इसका शुभंकर क्या था? तो बिंग ड्वेन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो रोशनी के साथ मुस्कुराकर चलता हुआ पांडा। इसके अलावा कई सारे देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से नॉर्वे एक देश था। नॉर्वे जो पदक तालिका में टॉप किया था, सबसे अधिक मेडल्स ये लेकर आए थे। अब जब
बात नॉर्वे देश की हुई है तो कुछ फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और इसकी मुद्रा है यानी करेंसी है, जैसे हमारे भारत का जो है रुपया है, रुपीज़ है, तो उसी तरह से नॉर्वे का जो है वो है आपको नॉक। नॉक का मतलब होता है, एनो मतलब होता है नॉर्वेजियन, के मतलब होता है क्रॉन। तो याद रखिए नॉर्वे की जो मुद्रा होती है वो नॉर्वेजियन क्रेन होती है, क्रोन होती है, सॉरी, नॉर्वेजियन क्रोन होती है। इसके अलावे देखिए नॉर्वे एक अद्भुत देश है क्योंकि यहाँ पे आधी रात को सूर्य दिखाई देते हैं। आधी रात को यहाँ पे सूर्य दिखाई देते हैं आधी रात को, इसलिए नॉर्वे को बोलते हैं कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। नॉर्वे को क्या बोलते हैं? मध्य रात का सूर्य वाला देश बोलते हैं। रात में यहाँ पे सूर्य दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, याद रखिए। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं। जिस तरह अ, ओलंपिक गेम हुआ था उसी तरह से राष्ट्रमंडल खेल इन कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ, जो क्रम से 22वां था शीतकालीन राष्ट्रमंडल खेल। ये बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम यूके में पड़ता है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन और भी आते हैं। देखिए सर्वाधिक मेडल इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और भारत की रैंकिंग जो थी ओवरऑल चौथी रैंकिंग थी भारत की, और भारत ने कुल 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। देखिए इसका भी मैस्कॉट या शुभंकर रखा गया, इसका नाम था पेरी, पेरी द बुल। इसकी मैस्कॉट का नाम था पेरी द बुल। देखिए बर्मिंघम के अंदर एक विशेष प्रकार की बहुरंगी बैल की प्रजाति पाई जाती है। ये बैल, एक ही बैल में कई सारे रंग होते हैं, तो उसको खास नाम वहाँ पे बुलाया जाता है पेरी, पेरी द बुल। तो इसलिए बर्मिंघम में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर था, मैस्कॉट था, उसका जो मैस्कॉट था उसका नाम था पेरी द बुल। ये याद रखेंगे। आगे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट रिलेटेड टर्म से, खिलाड़ी खेल और खिलाड़ी से, जैसे कि जसपाल राणा। देखिए आपको दो नाम याद रखने हैं, एक है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का फेमस नाम है अभिनव बिंद्रा, और जसपाल राणा, ये दोनों का संबंध निशानेबाजी से है। ये दोनों क्या करते हैं? ये निशानेबाजी करते हैं, अभिनव बिंद्रा और जसपाल राणा। इसके अलावे दिलीप सिंह राणा, जसपाल राणा को दिलीप सिंह राणा से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जसपाल राणा निशानेबाजी से हैं और दिलीप सिंह राणा WWE से हैं। देखिए दिलीप सिंह राणा का जो फेमस नाम है वो है द ग्रेट खली। द ग्रेट खली को सभी जानते हैं, उसका वास्तविक नाम दिलीप सिंह राणा है, और उसका जो संबंधित स्पोर्ट है वो है WWE। देखिए WWE का मतलब होता है डब्ल्यू मीन्स वर्ल्ड, डब्ल्यू मीन्स वाइड, और ई मीन्स होता है एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट। आगे बढ़ते हैं। जो मोस्ट फेमस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण ट्रॉफी और संबंधित खेल। कई बार पूछा जाता है वेलिंगटन। देखिए अभी पिछली बार दरोगा में डेविस कप पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है टेनिस। डेविस कप का संबंध है टेनिस से, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पूछेगा वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। आगा कप, आगा खां कप का संबंध किस खेल से, हॉकी से है। रंगास्वामी कप किस खेल से, हॉकी से। ध्यानचंद कप या ट्रॉफी किस खेल से, हॉकी से। देखिए मर्डिका कप का संबंध फुटबॉल से है, डोरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, रोबस कप का संबंध फुटबॉल से है, और संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। इसके अलावा ईरानी ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी भी का संबंध भी क्रिकेट से है। डेनिस कप का संबंध, डेविस कप का संबंध हो गया टेनिस से। ये सभी को याद रखेंगे, अगर संभव हो तो इसका नोट्स बनाइए, बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा देखिए कुछ उपनाम हैं और व्यक्ति हैं। लोकनायक की बात करें, जयप्रकाश नारायण की उपाधि लोकनायक की थी। जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन 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 पद्धति के बारे में इन्होंने कहा था कि कोई सत्ता नहीं, सिर्फ एक पार्टी, जैसे अभी कांग्रेस है, बीजेपी है, इसके साथ बहुत सारी पार्टियां हैं। इन्होंने कहा था कोई एक पार्टी होगी और ढेर सारी पार्टियां नहीं होगी, ढेर सारी पार्टियां नहीं होगी, ढेर सारे दल नहीं होंगे। तो दलविहीन लोकतंत्र के जो विचारक थे वो थे जयप्रकाश नारायण।
इसको लोकनायक कहा जाता है। देखिए लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर, ये काफ़ी फेमस नाम है, कर्पूरी ठाकुर, इसको जननायक कहा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु बोलते थे। देखिए अजात शत्रु का जो लिटरल मीनिंग होता है वो अपने शत्रु को न छोड़ने वाला, ये अजात शत्रु होते हैं। और ये किसका उपनाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति के रूप में इसका सर्वाधिक जो लंबा कार्यकाल था। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है कुछ फरमान के बारे में। अगला पॉइंट हमारा है कुछ फरमान के बारे में। अगला पॉइंट हमारा कुछ फरमान के को लेकर के है। देखिए कई टाइप के फरमान यहाँ पे दिए गए हैं। सोनारा फरमान, शाही फरमान और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करना, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार पूछा जाता है कि अंग्रेजों को सबसे पहला फरमान, फरमान का मतलब होता है आदेश, मतलब कि आप आओ बिजनेस करो, ये फरमान जारी किया, उसको सुनहरा फरमान कहा जाता है या गोल्डन ऑर्डिनेंस कहते हैं। देखिए गोलकुंडा के शासक थे, सुल्तान नाम था इसका अब्दुल्ला कुतुब शाह। गोलकुंडा के सुल्तान थे, इसका नाम क्या था? गोलकुंडा के सुल्तान थे, सॉरी, गोलकुंडा के सुल्तान थे, इसका नाम था गोलकुंडा के सुल्तान थे, इसका नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। इन्होंने महज 500 पेगोड़ा में 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को ये आदेश दिया था कि ठीक है आप आओ यहाँ पे व्यापार करो गोलकुंडा के अंदर। अब्दुल्ला कुतुब शाह। देखिए पेगोड़ा जिस तरह से गुप्त गुप्त काल की मुद्रा दिनार हुआ करती थी, दिनार, सोने की मुद्रा को दिनार बोलते थे और इसके अलावा चांदी की मुद्रा को रुपया बोलते थे। उस तरह से निष्क शतमान भी हुआ मौर्य काल में, और भी समय समय पर जो करेंसी है उसका नाम बदलता गया। तो जो मुगल काल में जो था वो पेगोड़ा भी फेमस रहा था, यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह के समय में पेगोड़ा चलता था। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 500 पेगोड़ा प्रति वर्ष का कर दीजिए, टैक्स दीजिए, और उसके बदले आप व्यापार कीजिए, बिजनेस कीजिए। इसके अलावा तो सबसे पहला अगर सोनारा फॉर्मूला किसी ने जारी किया था तो वो था आपको अब्दुल्ला कुतुब शाह, 1632 में किया था। इसके बाद शाही फरमान। देखिए शाही फरमान जारी किया जाता है आपको मुगल बादशाह फारूक शेर के द्वारा 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया था इन्होंने। देखिए इस वजह से इसको घृणित कायर भी कहा जाता है। ऐसा मानना है फारूक शेर के बारे में कि ये गले के रोग से पीड़ित थे। इनको ये डर था कि इनकी मृत्यु ना हो जाए, और उसी समय अंग्रेज के शिष्टमंडल आए थे, उसके साथ में डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने इसके गले की बीमारी को ठीक कर दी थी। जिससे खुश होकर के इन्होंने बंगाल के अंदर इन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया था अंग्रेजों को, ठीक है आप आओ यहाँ बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, इसके बदले आप मुझे केवल 3000 रुपये दे दो। तो ये था शाही फरमान। ये हुआ था आपको 1717 ईस्वी में इन्होंने इशू किया था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डेट के साथ पूछ लिया जाता है। ये डेट है 12 अगस्त 1765। याद रखिए। देखिए मुगल सम्राट उस टाइम में थे शाह आलम द्वितीय। जिस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उसको जो दीवानी प्रदान की गई थी, है ना, खुली छूट दी गई। दीवानी प्रदान का मतलब खुली छूट दी गई थी, आप बिजनेस करो यहाँ पर। शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। डेट पूछा जाता है इसमें, याद रखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी, तो याद रखिए शाह आलम द्वितीय ने की थी, जो उस टाइम के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, और दिल्ली से पूरे देश में शासन करते थे। और 12 अगस्त 1765 ये डेट था जिस दिन दीवानी प्रदान की गई थी। इस पॉइंट से हमें इतनी जानकारी मिलती है। देखिए याद रखिए, फरमान की बात करें तो ये 3 फरमान पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जो हमारा अगला पॉइंट है वो सुएज नहर से रिलेटेड है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1956 को सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। देखिए सुएज नहर जो पड़ता है ये आपको
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, मिस्र देश में। मिस्र एक देश है जो कि अफ्रीका महादेश का एक देश है, और मिस्र के एरिया वाला में जो है ये आपको सुएज नहर पड़ता है। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ ये 26 जुलाई 1956 को हो गया। और जो मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उसका नाम था कर्नल नासिर। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, तो कर्नल नासिर ने किया था, जो तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा कुछ तथ्य को जानते हैं। देखिए, सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वो 1859 से लेकर 1869, लगभग 10 साल लगे थे इनको बनने में। सुएज नहर को कंप्लीट होने में 10 साल लगे थे। और एक कंपनी थी फर्डिनेंड डी लेसेप्स की कंपनी थी, फर्डिनेंड डी लेसेप्स की कंपनी थी। इन्होंने 10 साल में 1859 से 1869 तक इसको बनाकर तैयार कर दिया था। और आम लोगों के लिए ये पब्लिकली इसको 17 नवंबर, ये डेट काफ़ी याद रखिए आप, 17 नवंबर 1869 को इसको आम लोगों के लिए खोला गया था। 17 नवंबर 1869 को इसको खोला गया था, ये आप याद रखिए। देखिए, सुएज नहर के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सुएज नहर किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं। तो याद रखिए, ये हमारा मैप है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है। अफ्रीका, ये मान लीजिए अफ्रीका है, और इस एरिया में पड़ता है भूमध्य सागर, और इस एरिया में पड़ता है लाल सागर। और यहाँ हमारा है सुएज कैनल, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे सॉरी, तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर है, एक परिचय। देखिए, साइंटिस्ट की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम बहुत ही शुमार है। देखिए, जन्म इसका जो हुआ था वो 1879 में हुआ था, इसकी मृत्यु 1955 में हो गई थी। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इनकी खोज प्रकाश विद्युत प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत और E = mc² इन्होंने दिया था। देखिए, नोबेल प्राइज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ 1921 ईस्वी में उसको दिया गया था, और किस चीज़ के लिए दिया गया था? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो एक तो ईयर पूछेगा आपसे कि कब कब मिला था। 1921 में मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। देखिए, इनके पिता जो थे, थोड़ी सी बेसिक जानकारी, इनके पिता का नाम था हंस एल्बर्ट आइंस्टीन, जो जर्मनी के थे, और इनकी माँ का नाम था मिलेवा मेरिक, जो कि सार्बिया देश की थी। इस वजह से जो है एल्बर्ट आइंस्टीन का जो है जर्मनी के अंदर काफ़ी विरोध होने लगा। फिर वापस से इसको अमेरिका में जाकर शरण लेना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है PSLV से रिलेटेड। देखिए, ये हमारा लॉन्च व्हीकल है जिससे हम सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं। PSLV, पी मतलब होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे हम अपने सेटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ये जर्नी की शुरुआत 1993 से हुई थी। 1993 से PSLV सेटेलाइट को लॉन्च करने का प्रयास किया गया था, जो सफल नहीं था, जो सफल नहीं रहा, है ना। इसके बाद कई प्रयास किए गए, लगातार 6 प्रयास किए गए, सफलता नहीं मिली। 7वें प्रयास में हम 12 दिसंबर 2002 को हमने एक इतिहास रचा था, जिसमें कि भारत में बनी उपग्रह नाम था मेटसेट। भारत में बनी उपग्रह नाम था मेटसेट को हमने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया था या स्थापित किया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत का अपना स्वदेश निर्मित जो उपग्रह था उसका नाम क्या था, जिसको पहली बार लॉन्च किया गया था PSLV के थ्रू, तो वो था आपको मेटसेट। और ये 2002 को हमने कीर्तिमान स्थापित किया था, 12 दिसंबर 2002 को। इसके अलावा आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में निर्मित नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के रशिया के सहयोग से हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ये था आपको 19 अप्रैल 1975 में हमने आर्यभट्टा नाम था उसका, उस सैटेलाइट का हमने उसको लॉन्च किया था। हमारा पहला उपग्रह था ये, जो सबसे पहले हमने लॉन्च किया था किसी दूसरे देश के सहयोग से। लास्ट पॉइंट हमारा आज का है, यह है धोवन सोडा, जिसको कि हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है, हम इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं, लेकिन जब ये फैक्ट्री में बनता है, लेबोरेटरी के अंदर बनता है, तो उसको वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं।
सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो Na2CO3 10H2O। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा सोडियम कार्बोनेट है। तो आपको देखना है Na2CO3 10H2O। बेसिकली ये 10H2O काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा इसको बनाने की जो विधि होती है वो लेब्लॉन्ग विधि। इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक लेब्लॉन्ग विधि जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, सॉल्वे विधि भी एग्जाम में पूछा जाता है। सॉल्वे विधि में अमोनिया और सोडा को मिलाकर हम डिटर्जेंट को या सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं। ये वीडियो सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।